दुनिया में विभिन्न देशों, धर्मों और जनजातियों से जुड़ी कई परंपराएं हैं। उनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं, जबकि कई ऐसी परंपराएं भी हैं जो आपको चौंका देंगी। हाल ही में डेनमार्क के फैरो आइलैंड पर 1400 से ज़्यादा डॉल्फिन को मारने का वाकया सामने आया था। वो भी ऐसी ही परंपरा का एक हिस्सा था, जिसका दुनिया भर के लोगों ने पुरजोर विरोध किया। हालांकि सिर्फ डेनमार्क ही नहीं, बल्कि ऐसे कई देश हैं जहां धर्मों और परंपराओं के नाम पर अजीबोगरीब रीति रिवाज निभाए जाते हैं। कहीं शादी के बाद 3 दिन तक दूल्हे दुल्हन को बाथरूम जाने की इजाज़त नहीं होती। वहीं एक ऐसा ट्राइब भी है जहां परिजनों की मौत के बाद घर की औरतों की उंगली का कुछ हिस्सा काटना पड़ता है। आइए जानते हैं दुनिया की ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में जिनकी अजीब और गरीब परंपराएं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। डेनमार्क के फैरो आइलैंड पर सितंबर में ग्रीड नामक एक ट्रेडिशनल हंटिंग इवेंट मनाने का रिवाज है। इस परंपरा के लिए हजारों लोग समुद्र के किनारे यानी बीच पर इकट्ठा होते हैं। बड़ी संख्या में डॉल्फिन को समुद्र के किनारे पर लाया जाता है और फिर उन्हें क्रूरता से मार दिया जाता है। ग्रीड को सैकड़ों साल पहले शुरू किया गया था। क्रूरता से भरा ये इवेंट डेनमार्क में कानूनी रूप से मान्य है। इतनी बड़ी संख्या में डॉल्फिन को मारा जाता है कि समुद्र तक का पानी लाल हो जाता है। यानोमामी ट्राइब, जो साउथ अमेरिका के वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन से कहीं दूर ये लोग अपनी पुरानी परंपराओं को निभाने में विश्वास रखते हैं। इस ट्राइब में मरे हुए लोगों के दाह संस्कार का तरीका बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये लोग एंडोकैनिबैलिज्म नाम की प्रथा को निभाते हैं, जिसमें परिजनों की मरने के बाद जली हुई बॉडी की राख को इकट्ठा करते हैं। इस राख को केले के साथ मिलाकर सूप बनाया जाता है, जिसे परिवार का हर सदस्य पीता है। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से परिजन की आत्मा को शांति मिलती है। इंडोनेशिया की दानी ट्राइब में परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद एक अजीब सी रस्म निभाने का रिवाज है। दानी ट्राइब की महिलाओं को परिजन की मौत के बाद भावनात्मक दुख के साथ शारीरिक कष्ट भी सहना पड़ता है। महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि श्रद्धांजलि और शोक मनाने के लिए वह उंगली का सिरा काट दे। इस परंपरा को निभाने के लिए महिलाओं को एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी उंगली काटनी पड़ती है। परंपरा के अनुसार महिला और पुरुष दोनों को ये रस्में निभानी चाहिए, लेकिन केवल महिलाएं ही इसे निभा रही हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर परिजन की मौत पर परिवार की सभी महिलाएं अपनी उंगलियां काटती हैं तो मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। बताया जाता है कि उंगली काटने से पहले 30 मिनट तक धागे से बांधकर रखा जाता है। वहीं कटी हुई उंगली को आग में जला दिया जाता है। हालांकि इस परंपरा पर पाबंदी भी लगाई गई है, इसके बावजूद कुछ लोग आज भी इसे निभाते आ रहे हैं। भूटान के कुछ हिस्सों में प्रेम और विवाह की तलाश में अविवाहित लड़के रात में एक अलग तरीके के शिकार पर निकल जाते हैं, जिसे बोमीना या नाइट हंटिंग कहा जाता है। वे चुपके से एक अविवाहित महिला के घर में उसके साथ रात बिताने के लिए प्रवेश करते हैं। अगर वे लड़की के साथ पकड़े जाते हैं तो उन्हें उससे शादी करनी पड़ती है या सजा के तौर पर लड़की के पिता के खेत में काम करना पड़ता है। सबसे पहले भूटान के पूर्वी हिस्से में यह परंपरा शुरू हुई थी, जो बाद में देश भर में मनाई जाने लगी। इसके तहत लड़के खिड़की तोड़कर दूसरों के घरों में घुस जाते हैं, वहां अनजान या पहचान वाली लड़की के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि दूसरे देशों में ऐसा करना अपराध है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। शादी किसी भी धर्म या संस्कृति के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है, इसलिए इसे खास बनाने के लिए दुनिया भर में अलग अलग तरीके के रीति रिवाज और रस्में निभाई जाती हैं। इंडोनेशिया में टिटोंग कम्युनिटी का तरीका कुछ ज़्यादा ही अजीब है। यहाँ नवविवाहित जोड़ों पर शादी के 3 दिन बाद तक टॉयलेट जाने पर प्रतिबंध होता है। 3 दिनों तक जोड़ों को बहुत कम खाने पीने की अनुमति होती है। उसके बाद उन्हें नहलाया जाता है। यहाँ से शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि शादी एक पवित्र समारोह है। यदि वर वधु टॉयलेट जाते हैं तो उनकी पवित्रता भंग हो जाएगी और वे अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए शादी के 3 दिन बाद तक दूल्हा दुल्हन के टॉयलेट जाने पर पाबंदी रहती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो अपशगुन माना जाता है। अमेज़न के जंगलों में सटेरे मावे नाम की एक ट्राइब में एक ऐसी परंपरा के तहत लड़कों को किशोर होने का प्रमाण वॉरियर टेस्ट पास करके देना पड़ता है, जो बहुत कष्टदायक होता है। इस भयानक परंपरा के तहत लड़के जंगल में बुलेट चींटियों को चुनकर लाते हैं और उन्हीं से दस्ताने बनाते हैं। यंग लड़कों को टेस्ट के लिए बुलेट चींटियों वाले ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। बुलेट चींटियों का टेस्ट बहुत दर्दनाक होता है। लड़कों को 10 मिनट के लिए ग्लव्स पहनकर डांस करना होता है और चींटियां लगातार ग्लव्स के अंदर डंक मारती रहती हैं। ऐसा उन्हें तकरीबन 20 बार करना पड़ता है।
इस परंपरा का उद्देश्य लड़कों को जीवन के कठिन संघर्षों के लिए तैयार करना होता है। इन लोगों का मानना है कि कष्ट या प्रयास के बिना जीवन जीने का कोई मूल्य नहीं है। ये परंपरा लड़कों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत करती है। साउथ अफ्रीका के मेडागास्कर आइलैंड के मेलेगसी ट्राइब में मृत्यु होने के बाद शोक मनाने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ हर 7 साल में जुलाई और सितंबर के महीने में फामाडिहाना फेस्टिवल मनाने की परंपरा है। इसमें परिजन मृतकों के शव को कब्र से निकालकर साफ करते हैं और शव को नए कपड़े पहनाते हैं, जिसके बाद शव के साथ डांस करते हैं और गांव का चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पर शव को दफना दिया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि मृत शरीर जितना जल्दी कंकाल बनेगा, उसकी आत्मा उतनी ही जल्दी मुक्त हो जाएगी। मेलेगसी लोगों के मुताबिक जब तक शरीर पर मांस है तब तक आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ के लोग अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। न्यूजीलैंड में माओरी संस्कृति है जो एक अलग और अद्भुत हाका डांस की वजह से जानी जाती है। माओरो कल्चर में एक अजीब तरह का डांस किया जाता है जिसे हाका कहते हैं। जब विरोधियों में किसी तरह का भय या डर पैदा होता है तो ये लोग जोर से पैरों को पटकते हैं और डरावने चेहरे बनाते हैं, जोर जोर से आवाजें निकालते हैं। यहाँ हाका डांस कई सालों से पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। हाका माओरी लोगों ने सत्कार करने के लिए एक अनोखी परंपरा है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोग गर्व से आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को हाका डांस के बारे में बताने के लिए न्यूजीलैंड की स्पोर्ट्स टीम इसे इंटरनेशनल गेम्स में भी प्रदर्शित करती है, जिसकी वजह से हाका पूरी दुनिया में जाना जाता है। इंटरनेशनल गेम में हाका डांस की शुरुआत 1888 से 1889 में न्यूजीलैंड फुटबॉल ने की थी। आपने स्पेन की बुल फाइट के बारे में अक्सर सुना होगा और कई मूवी में उसे देखा भी होगा। कुछ उसी तरह तुर्की में कैमल रेसलिंग नामक एक फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। इसमें 2 नर ऊँटों को आपस में लड़ाया जाता है। कैमल रेसलिंग तुर्की में बहुत पॉपुलर है, हालांकि मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के ही कुछ हिस्सों में से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत तकरीबन 1000 साल पहले प्राचीन तुर्की के जनजातियों के बीच हुई थी। बाद में 1920 में तुर्की नेशनल एविएशन लीग ने तुर्की सरकार के लिए विमान खरीदने के लिए कैमल फाइट्स को फंड रेजर के रूप में आयोजित किया था। बहुत सारे एनिमल एसोसिएशन इस प्रथा की आलोचना करते हैं। इस फेस्टिवल को ऊँटों के मेंटिंग के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है, जब ऊँटों में दूसरे नर से लड़ने की संभावित प्रवृत्ति होती है। दुनिया के हर हिस्से में शादी से जुड़े कई ट्रेडिशन देखे जाते हैं। उन्हीं में से एक इंडोनेशिया का टूथ फाइलिंग भी है। इंडोनेशिया के बाली में शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों को अपने 2 दांत फाइल करवाने पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि दूल्हा दुल्हन की टूथ फाइलिंग से बुरी ताकतें जड़ों से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा लालच, क्रोध, मूर्खता, नशे जैसी बुराइयां भी खत्म हो जाती हैं। टूथ फाइलिंग के बाद दूल्हा और दुल्हन अपनी लार को छोटे से नारियल के टुकड़े में लगाते हैं। समारोह के 3 दिन बाद नारियल को समुद्र या नदी में फेंक दिया जाता है। दुनिया के कई देशों में इंसानों के लिए रेस्टोरेंट में खाने के बुफे की सुविधा तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन एक ऐसा भी देश है जहां बंदरों के लिए भी बुफे की सुविधा है। थाईलैंड के लोपपुरी में मंकी बुफे पर हर साल एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में बंदरों के लिए एक भव्य दावत तैयार की जाती है जिसमें ताजे फल, स्वाद और थाई डेजर्ट शामिल होता है। इस त्योहार के पीछे मकसद होता है कि बंदरों को सम्मान देना है। दरअसल थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामकियन है, जो कि भारत के हिंदू संस्कृत रामायण का अनुवाद है। रामकियन और रामायण के कारण आज भी थाईलैंड और भारत में भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। चूंकि बंदर को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है, यही वजह है कि थाईलैंड के लोग मंकी बुफे फेस्टिवल बनाकर बंदरों को सम्मान देते हैं। जर्मनी में शादी से कुछ दिनों पहले लड़के और लड़की के दोस्त और रिश्तेदार मिलते हैं। फिर सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट की जाती है कि ग्लास को छोड़कर सभी चीजें जैसे बर्तन, फूलों के गुलदस्ते और कई चीजों को तोड़ दें। जैसे ही घर या दूसरी मीटिंग प्लेस गंदी और अस्त व्यस्त हो जाती है, जोड़ों को उन जगह को साफ करने के लिए कहा जाता है। जर्मनी के लोगों के अनुसार इस परंपरा के पीछे जोड़ों को मुश्किल समय में एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की सीख दी जाती है। ये वो सीख है जो किसी भी शादी को सफल बनाती है।
शादी से पहले कई तरीके की रस्में निभाई जाती हैं जो दूल्हे दुल्हन के साथ रिश्तेदारों के लिए भी काफ़ी मज़ेदार होती हैं। एक तरीके की रस्म स्कॉटलैंड में भी बनाई जाती है, लेकिन ये होने वाली दुल्हन के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती। यहाँ शादी से पहले दुल्हन पर सड़े अंडे, खराब दूध और कई गंदी चीज़ें फेंकने के साथ उसको काला करने का चलन है। उसके बाद काली दुल्हन को पूरे शहर या कस्बे में घुमाया जाता है। इस रस्म के पीछे का मकसद दुल्हन को जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार करना होता है, ताकि शादी के बाद आने वाली चुनौतियों का सामना वो अच्छे से कर सके। चीन में प्रेगनेंसी से जुड़ा एक दिलचस्प रिवाज है। हालांकि ये रिवाज मर्दों के लिए दर्दनाक है। यहाँ पति अपनी गर्भवती पत्नी को उठाकर जलते हुए कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। माना जाता है कि अगर पति अपनी गर्भवती पत्नी को नंगे पैर जलते कोयले के ऊपर ले जाता है तो पत्नी की डिलीवरी आसानी से हो जाती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इस रस्म के जरिए पिता होने वाले बच्चे और पत्नी के प्रति अपना अनूठा प्यार दर्शाता है। थाईलैंड की करेन ट्राइब की महिलाएं अपनी लंबी गर्दन के लिए जानी जाती हैं। वहाँ की महिलाएं बड़ी गर्दन पाने के लिए अपने गले में पीतल की रिंग पहनती हैं। वहाँ इसे सुंदरता और शान का प्रतीक माना जाता है। ये रिंग लूप में होती है जिन्हें गर्दन में घुमा घुमा कर पहना जाता है। भारत में भी विभिन्न समुदाय में कई ऐसे रीति रिवाज हैं जिन्हें सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्हीं में से एक दक्षिण भारत में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला थाई पूसम है। मान्यताओं के अनुसार ये त्यौहार एक बुरी आत्मा पर भगवान मुरुगन की जीत के जश्न के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पूर्ण समाधि में जाने के दौरान भक्त अपने शरीर के विभिन्न भागों को नुकीली चीजों से छेदते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी पीठ में किए छेद में हुक लगाकर वाहनों को खींचते हैं। थाई पूसम कई देशों में, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रीति रिवाज कौन सा लगा और सबसे ज़्यादा बुरा कौन सा लगा। और ऐसे और अननोन फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।